हेलो एवरीवन, मेरा नाम सीए शुभम सेठी, आपके अपने इंस्टीट्यूट कॉमर्स पाठशाला से। बेटा आपका चैप्टर चल रहा है फाइनेंशियल मार्केट, उसका आज हमारा है लेक्चर नंबर 3। तो बेटा अभी तक हम लोगों ने फाइनेंशियल मार्केट में बहुत कुछ पढ़ा है, तो आज हम लोग और थोड़ा सा चीज़ों को इलेबोरेट करेंगे, अपनी नॉलेज को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को और थोड़ा सा ब्रशअप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में क्या डिफरेंस है? जब मैंने आपको ये चैप्टर स्टार्ट करवाया था तभी मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल मार्केट हमारी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक होती है कैपिटल मार्केट और एक होती है मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट हमारी लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होती है और मनी मार्केट हमारी शॉर्ट टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करवाने के लिए होती है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि कैपिटल मार्केट के अंदर फर्दर दो तरीके से होती है, एक होती है प्राइमरी मार्केट और एक होती है सेकेंडरी मार्केट। और मनी मार्केट के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स मैंने आप लोगों को पढ़ा रखे हैं, जिसके अंदर आप लोगों ने ट्रेजरी बिल पढ़ा, आपने कमर्शियल पेपर पढ़ा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पढ़ा और कमर्शियल बिल पढ़ा। ये सब चीजें आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ी थी। तो अब एक बार डिस्कस करते हैं कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में क्या डिफरेंस है। कह रहे इसके अंदर कौन पार्टिसिपेट करता है, कैपिटल मार्केट में कौन पार्टिसिपेंट्स होते हैं, मनी मार्केट में कौन पार्टिसिपेंट्स होते हैं। कह रहे कैपिटल मार्केट में ज्यादातर इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दोनों होते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे बड़ी कंपनीज हो गई, ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए। मनी मार्केट में ज्यादातर आपको नजर आएंगे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब इंडिविजुअल नहीं, ज्यादातर आपको इंस्टीट्यूशन नजर आएंगे, जैसे बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, एनबीएफसीज हो गई, वो नजर आएंगे मनी मार्केट के अंदर। इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से डील होते हैं? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स वगैरह। मनी मार्केट में कौन से इंस्ट्रूमेंट में डील होता है? टी बिल्स, दैट इज ट्रेजरी बिल्स, ट्रेजरी बिल का एक और नाम था जीरो कूपन बॉन्ड, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। इन्वेस्टमेंट कैपिटल मार्केट में कम चाहिए होती है, मनी मार्केट में ज्यादा कैपिटल चाहिए होती है। ड्यूरेशन जो होता है कैपिटल मार्केट का मीडियम और लॉन्ग टर्म होता है। मीडियम होता है आपका 1 to 5 ईयर, और अगर 5 साल से ज्यादा के लिए पैसा रेज करना है तो लॉन्ग टर्म। लिक्विडिटी जो होती है कैपिटल मार्केट में होती है बट मनी मार्केट के कंपैरिजन में कम होती है, और मनी मार्केट में कैपिटल मार्केट के कंपैरिजन में ज्यादा लिक्विडिटी पाई गई है। तो ये डिफरेंसेस हैं बेटा जी। कभी भी कोई डिफरेंस आता है तो तीन आपको कैटेगरीज बनानी होती हैं, तीन कॉलम्स बनाने होते हैं, एक होता है बेसिस, एक कैपिटल मार्केट और एक आपका मनी मार्केट। अगला आ रहा है आपके पास टॉपिक जिसमें आपके 5 पॉइंट्स हैं, मेथड्स ऑफ फ्लोटिंग न्यू इश्यूज इन द प्राइमरी मार्केट। मेथड्स ऑफ फ्लोटिंग, फ्लोटिंग का मतलब होता है कि प्रोवाइड करना, न्यू इश्यूज मतलब अगर किसी कंपनी को प्राइमरी मार्केट के अंदर, देखिए प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में क्या डिफरेंस है, देसी में दोबारा बता देता हूं। अगर कंपनी डायरेक्टली अपने शेयर इन्वेस्टर को देती है, शेयर होल्डर को देती है, तो उसे बोलते हैं बेटा जी प्राइमरी मार्केट। एक बारी कंपनी ने अपने शेयर मार्केट में इशू कर दिए, उसके बाद एक इन्वेस्टर को जब दूसरे इन्वेस्टर को अब सेल करना होता है या आपस में ट्रेडिंग करनी होती है तो वो किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, सेकेंडरी मार्केट के अंदर। तो कह रहे प्राइमरी मार्केट कहने का मतलब अगर कंपनी ने ये विचार किया, कंपनी ने ये सोचा कि मुझे अपनी सिक्योरिटीज डायरेक्टली लोगों तक इशू करनी है, तो कौन कौन से तरीके हैं? पहला, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस वो होता है जैसे आप कभी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, किसी स्कूल का, किसी कॉलेज का प्रोस्पेक्टस देखते हैं तो उसमें डिटेल्स वगैरह होती हैं उस पर्टिकुलर चीज की। ब्रोशर कह सकते हैं, प्रोस्पेक्टस कह सकते हैं। कंपनी इनवाइट्स पब्लिक टू अप्लाई फॉर इट्स सिक्योरिटीज। कंपनी invites public to apply for its security through issue of prospectus। डायरेक्ट अपील होती है ये इन्वेस्टर को, अगर कंपनी को मार्केट से पैसा रेज करना है तो कंपनी की डायरेक्ट अपील होती है इन्वेस्टर को इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन डिटेल्स वगैरह होती हैं। एक तरीके से कंपनी डायरेक्टली सेल कर रही है शेयर होल्डर को। इशू इज रिक्वायर्ड टू बी लिस्टेड ऑन एटलीस्ट 1 स्टॉक एक्सचेंज। कम से कम एक स्टॉक एक्सचेंज के अंदर वो वाला इशू रजिस्टर होना चाहिए, लिस्ट होना चाहिए। प्रोस्पेक्टस के जो कंटेंट लिखे जाते हैं वो कंपनीज एक्ट को मद्देनजर रखते हुए, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की रेगुलेशंस को मद्देनजर रखते हुए और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडेंस को ध्यान में रखते हुए कि इन्वेस्टर का भी पैसा प्रोटेक्टेड रहे। अगला आता है ऑफर फॉर सेल। इसके अंदर सिक्योरिटीज डायरेक्टली पब्लिक को इशू नहीं की जाती, कंपनी इंटरमीडियरीज को देती है। इंटरमीडियरीज हमारे ब्रोकर्स हो गए, इंटरमीडियरीज हमारे एजेंट्स हो गए, उनको दी जाती हैं। और जो इंटरमीडियरीज होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, वो बेसिकली जैसे इशू हाउस हो गए, स्टॉक ब्रोकर्स हो गए,
स्टॉक ब्रोकर थोड़े ज्यादा प्राइस पे लोगों को अवेलेबल करवाते हैं। तो सर लोगों को ज्यादा प्राइस पड़ेगा, कंपनी को क्या फायदा है? भाई कंपनी कॉम्प्लेक्सिटी से बच जाती है, लीगल फॉर्मेलिटीज से बच जाती है और डायरेक्टली पैसा उसके पास आ जाता है। तो अगर डायरेक्टली पब्लिक से पैसा रेज करना है, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, इंटरमीडियरी ब्रोकर्स के थ्रू करना है, देन ऑफर फॉर सेल। अगला कॉन्सेप्ट आता है प्राइवेट प्लेसमेंट। अगर कोई कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती पब्लिक इशू, तो वो प्राइवेटली अपने शेयर्स प्लेस कर देती है, अपने प्राइवेटली शेयर्स इशू कर देती है कुछ सिलेक्टेड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को या इंडिविजुअल्स को। इकोनॉमिकल है, सस्ता है ये, और इसमें प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं होती है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर जनरल पब्लिक को इशू नहीं जाता, कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए, कुछ सिलेक्टेड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है। पॉइंट नंबर 4 आ रहा है राइट इशू। राइट इशू होता है यहां पर कंपनी ऑफर करती है न्यू शेयर्स अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इन प्रोपोर्शन ऑफ शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड बाय देम। राइट इशू का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि मेरी कंपनी के ऑलरेडी मार्केट में शेयर इशू हो रखे हैं, लेकिन वही कंपनी अगर कोई नया प्रोजेक्ट लगाना चाहती है, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहती है, तो पहले वो अपने उस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए जो न्यू शेयर इशू करने हैं, वो वाले शेयर पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू करते हैं, ऑफर देते हैं, ऑप्शन देते हैं कि अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो अगर वो परचेज कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बढ़िया है। अगर वो नहीं करते हैं, देन उसके बाद वो जनरल पब्लिक को दिया जाता है। तो हियर द कंपनी ऑफर्स न्यू शेयर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन प्रोपोर्शन ऑफ द शेयर ऑलरेडी हेल्ड बाय देम। जैसे मान लीजिए मैंने 100 शेयर होल्ड कर रखे हैं, आपने 10 शेयर होल्ड कर रखे हैं, तो हमें 10:1 के अंदर, तो जिसने ऑलरेडी शेयर होल्ड कर रखे हैं, उस रेशियो के अंदर, उस प्रोपोर्शन के अंदर आपको कंपनी अपना न्यू इशू का ऑप्शन देती है। मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शन देती है कि अगर आप खरीदना चाहते हो तो आप खरीद सकते हो। अगर वो लोग नहीं खरीदते हैं तो फिर जनरल पब्लिक को ये ऑफर जाता है। अगला आता है बेटा EIPOs, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर्स। कंपनी इसमें पैसा रेज करती है ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू। ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू तो कंपनी इश्यूज कैपिटल टू पब्लिक थ्रू ऑनलाइन सिस्टम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। इनको एक रजिस्टर्ड ब्रोकर हायर करना पड़ता है, उसके लिए एक रजिस्ट्रार जिनके पास इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टिविटी होती है स्टॉक एक्सचेंज की, उनको अपॉइंट करना पड़ता है। और इलेक्ट्रॉनिकली अगर आपको IPO निकालना है तो उसके अंदर कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, कुछ डॉक्यूमेंट वर्क होता है, उसको भी आपको करना पड़ता है। तो आपने मेरे साथ आज की क्लास में क्या टॉपिक पढ़ा? अगर एक कंपनी को प्राइमरी मार्केट से पैसा रेज करना है तो उनके पास क्या क्या तरीके अवेलेबल होते हैं। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू एंड इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर्स। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा बेटा जी। तो इसको एक बारी नोट डाउन कर लीजिए। एक्सक्यूज मी, इसको एक बारी नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा। आज का लेक्चर, आज की क्लास थोड़ी छोटी है, तो लेकिन हमारा आज के लेक्चर के बाद ये वाला चैप्टर जो है आपका 50 to 60%, 70% एक्चुअली, तो वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और आगे की चीजें जो अभी तक आपने पढ़ा है उसी के ऊपर बेस्ड होंगी। तो इसको ढंग से पढ़िए, लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। मैं साइड हो जाता हूं, वीडियो को पॉज करके एक बारी नोट्स बना लीजिए प्रॉपर तरीके से, टॉपिक वाइज। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है तो व्हाट्सएप या पर्सनल कॉल पे आप मुझसे उसमें पूछ सकते हैं। तो ठीक है बेटा, इसको कंप्लीट करते हैं, बाकी आपको अगले लेक्चर के अंदर मैं पढ़ाऊंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, बाय बाय। 100 out of 100 लाने बेटा, पूरी मेहनत करिए, लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए, ठीक है? बाय बाय।